बच्चों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा छठवीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप पृष्ठ क्रमांक 16 में प्रश्नावली 2.2 दिया हुआ है। इसके आधे हिस्से को आज हल करेंगे और आधे हिस्से को अगले वीडियो में हम हल करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, निम्न प्रश्नों को दी गई जानकारी के आधार पर बिना गुणा या योग किए हल कीजिए। ये मौखिक प्रश्न है, इसलिए हम इसके लिए कॉपी पेन का उपयोग नहीं करने वाले हैं, हम यहीं पर आपको बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 17 गुना 23 बराबर 391 होता है, तो 23 गुना 17 बराबर कितना होगा। इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया है, यानी क्रम को बदल कर लिखा गया। यहाँ देखिए 17 गुना 23 है, 17 गुना 23 में जो आंसर आएगा हमारा वही 23 गुना 17 में भी आएगा, क्योंकि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि 17 को पहले लिखें या 23 को, दोनों का उत्तर जो है हमारा एक समान रहेगा। जो 391 यहाँ पर आया वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक उसी प्रकार से 15 धन 25 बराबर 40 होता है, तो 25 धन 15 बराबर कितना होगा। यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया है। यहाँ पर देखिए a गुना b बराबर c होता है, तो b गुना a बराबर क्या होगा, c होगा। इस प्रकार से एक सूत्र निकल के आ जाएगा हमारे पास आखिरी में। तो आप बाकी के सवालों को भी पहले सवाल की तरह हल करेंगे। मौखिक रूप से आपको मुश्किल से 1 मिनट में सभी सवाल, प्रश्न 1 का सभी सवाल हल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए जिससे योग की संक्रिया आसान हो जाए। यानी वैसे तो आप इसको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको एक क्रम बना लीजिए। क्रम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप छोटी संख्या यानी 411 को ऊपर में लिख लीजिए। आप हमने पहले ही कहा कॉपी पेन का उपयोग नहीं करेंगे, आपको हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए और आप वो काम करते रहिए। 411 को सबसे पहले लिख लेंगे आप। उसके बाद उसके नीचे उससे बड़ी संख्या यानी कि 1248 को ऐसे लिखेंगे कि 1 के नीचे 8 आए, दूसरा वाला दहाई के 1 के नीचे यहाँ दहाई का 4 आए, और ये सैकड़ा के 4 के नीचे सैकड़ा का 2 आए। और यहाँ पर तो 1000 नहीं है, यहाँ पर 1000 है, तो 1000 को जो है वो अलग से आप बाएं तरफ लिख लेंगे। और 1248 के नीचे आप इस संख्या को लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या को, और आखिर में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा, चाहे तो आप उसको पीछे उत्तर माला से मिला सकते हैं, और आप संतुष्ट हैं तो मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उत्तर माला में सवालों के जवाब भी सही नहीं होते हैं, इसलिए आप यदि सही नियम का पालन किए हैं तो आपका उत्तर सही हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, आप सभी सवाल को वैसे ही बनाएंगे क्रम से। आप सबसे पहले छोटे संख्या को ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे बड़ी संख्या को, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख लीजिए ऊपर में, उसके नीचे छोटी संख्या, उसके नीचे सबसे छोटी संख्या को भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों का आप उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, किसी भी राशि में शून्य का गुणा करने से कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, किसी भी राशि में शून्य का गुणा करने से हमें शून्य ही प्राप्त होगी। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। योगफल के लिए संवरक नियम क्या है। जी हाँ, योगफल के लिए संवरक नियम क्या है, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। और यदि आप अच्छे से और नहीं समझ पाए हैं तो आप अपना पुस्तक थोड़ा पीछे पलटिए और पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर देखिए, पृष्ठ क्रमांक क्या दिया हुआ है, 10 में आ जाइए। और पृष्ठ क्रमांक 10 में यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षर में दिया है संवरक नियम। तो इस संवरक नियम को आप एक बार पुनः पढ़ लीजिए और फिर आप अपना सवाल का ये हल कर सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, संक्रियाओं के गुण के आधार पर निम्नलिखित खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है 2376 धन 4559 बराबर। अब देखिए खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर भी
क्रम विनिमय नियम आपको दिख रहा है। इस संख्या को बाद में लिखा गया है यहाँ पर, और इस संख्या के लिए यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 4559 लिखना है। 1 गुना 0 बराबर 0 गुना 1 बराबर क्या होगा? आप जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 0। अब ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3 इसी का 876 दिया यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर 3 दिया, यहाँ बॉक्स दिया है, नीचे आंसर में भी आप देखिए 6 बॉक्स और 7 दिया है। नीचे वाली संख्या जो है वो आपको घटाना है ऊपर वाली संख्या में। तो 6 में क्या घटाएं कि 7 आएगा? वैसे 6 में हम 6 से छोटी संख्या घटाएंगे तो 7 तो आएगा नहीं, तो बड़ी संख्या ही होगी, और बड़ी संख्या 6 में घटेगी नहीं, तो हासिल लेना पड़ेगा। यानी कि हम समझेंगे 16 में क्या घटाएं कि 7 आएगा। तो 16 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा, जहाँ 7 है वहाँ पर 6, क्योंकि एक तो यहाँ ले गए हासिल, 6 में 3 गया 3, और यहाँ पर आपका बचा हुआ 8, 8 में क्या घटाएंगे 6 आएगा 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 9, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3। इस प्रकार से 637 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सवाल 6वां, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है? क्या ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? चलिए बता देते हैं आपको संकेत में। ये वो संख्या है जिसे आप प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या समझते हैं। जी हाँ, प्रश्न 6वां का जवाब होगा वह संख्या जो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या है, वही संख्या यहाँ पर आपका आंसर होगा। आप देखिए प्रश्न 7, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 बार 9, यानी 9 9 9 9999, और 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? हाँ 0। तो 9999 और 0 गुना करेंगे तो क्या परिणाम आएगा? जो यहाँ पर आया था, है ना, या फिर जो यहाँ पर आया था, तो वही परिणाम होगा। आप लिख लीजिएगा वहाँ पर। यदि 76 गुना 16 बराबर 1216 होता है तो 1216 यहाँ पर 76 से क्या ऐसे करें, कौन सी संक्रिया का उपयोग करें कि 16 आएगा? तो स्वाभाविक है यहाँ पर भाग का चिन्ह आएगा। आप यहाँ भाग का चिन्ह लिख सकते हैं। इसे एक बार और समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम चलेंगे लिखित प्रश्न में। तो यहाँ तक का सवाल है, ये आपको समझ में आया हो मौखिक प्रश्न, तो आप इनको बनाइएगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने शिक्षक को फ़ोन करके पूछिए, अपने बड़ों को फ़ोन करके पूछिए, या अपने घर में कोई बड़े भाई बहन हैं उनसे पूछिए, और इस प्रश्नावली के मौखिक सवाल को हल करके रखिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लिखित प्रश्न को हल करने के तरीकों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।